सभी को शालिनी का नमस्कार। वेलकम टू शालिनी डेट क्लासेस। कैसे हो फ्रेंड्स आप? मैं उम्मीद करती हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। क्लासेस कैसी चल रही है? आपको समझ में आ रहा है? आपके लिए हेल्पफुल है? नोट्स आपसे सब्जेक्ट से रिलेटेड है? आप कोई थोड़ी चीज़ चेक किया करिए। मैंने आपको सिलेबस दिया हुआ है, आप भी चीज़ों को रिलेट करिए, समझते हुए चलिए और खुद भी देखते हुए चलिए कि चीज़ें वाकई में आपको समझ में आ रही हैं, सारी चीज़ें सही हैं या नहीं सही हैं। ये आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप चीज़ों को क्रॉस चेक भी करें, आप देखते चलें। कोई भी चीज़ आपको गलत लगती है या आपको कोई डाउट लगता है, आपको कुछ चीज़ समझ में नहीं आ रही है या कोई पॉइंट समझ में नहीं आया, तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को आपको मुझे बताना होगा। मैंने 1000 टाइम इस चीज़ को बोला है, हर क्लास में बोलती हूँ कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे बता सकते हैं, ठीक है। आज की इस क्लास में हम यहाँ पर चलिए देखते हैं क्या देखेंगे। सोशल साइंस यानी कि सामाजिक अध्ययन, सामाजिक विज्ञान, जो आपका ये 50 नंबर का पेपर है, इंटरेस्टिंग है। और इस बार का सब्जेक्ट जो है साइंस में, सॉरी सोशल साइंस में जो चीज़ें दी गई हैं वो काफ़ी बड़े लेवल पे दी गई है, ब्रॉड लेवल में दिया गया, लेंदी होगा प्रोसेस, ठीक है। हम अच्छे से देखेंगे, जितना सिलेबस में आता है, जो जो आता है वो ध्यान से करते हुए चलेंगे। आप सभी शालिनी डेट क्लासेस बने हुए, लाइक शेयर सब्सक्राइब बिल्कुल ना भूलें। कोई भी डाउट है तो मुझसे पूछ सकते हैं। टेलीग्राम को ज्वाइन करेंगे तभी आपको पीडीएफ मिलेगा, लिंक आपको कमेंट बॉक्स में पिन करके मिलेगा, ठीक है। ये रही बात की बात। अच्छा लगेगा तो एक लाइक, एक कमेंट, एक शेयर मेरे लिए करते जाइएगा। थोड़ा अपनी क्लासेस को शेयर करिए, दोस्तों में शेयर करिए, उनको बोलिए क्लासेस भी कंडक्ट करिए। अब समय बहुत कम बचा हुआ है, थोड़ा मेहनत से लग जाइए, ठीक है। आज की इस क्लास में हम यहाँ पे सेकंड चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट हमने देख लिया और फर्स्ट का हमने टेस्ट भी ले लिया, ठीक है। आज का जो ये सेकंड टॉपिक यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है, सेकंड चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, ये कह सकते हैं, तो उसका नाम क्या है? सामंतवाद कालीन भारत, ठीक है। सामंतवाद के बारे में अच्छे समझेंगे, आपसे प्रश्न आता है, काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ध्यान से देखिएगा। एक बात यहाँ पे ये कहना चाहूँगी, ये जो चैप्टर है इसमें बहुत बेसिक बेसिक चीज़ें हैं जो इंपॉर्टेंट है, वही हम यहाँ पर कंडक्ट करेंगे। क्या दिया है इनके बारे में जानते हैं, चलिए आइए देखते हैं। शताब्दी के बाद, यहाँ पे 16वीं शताब्दी 17वीं शताब्दी का इनका टाइम पीरियड था लगभग। 16वीं शताब्दी के बाद भारतीय समाज में कई महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए थे। जब 16th सेंचुरी चल रही थी, बहुत सारे परिवर्तन हुए, बहुत सारे चेंजेस देखने को मिले हैं। इनमें से एक यह था, यह कहा गया है कि विशिष्ट वर्ग के लोगों की शक्ति बहुत बढ़ गई थी। कुछ स्पेशल वर्ग के लोग थे, कुछ अलग लोग थे, उनकी जो शक्ति थी, उनकी जो पावर थी, उनकी जो क्षमता थी, वो अचानक ही देखते देखते बहुत ज़्यादा ही बढ़ गई थी। अब वो कैसे बढ़ गई थी, हमको इसमें यही समझना है, ठीक है। बढ़ने के कारण क्या हुआ, जिन्हें हम सामंत कहलाने लगे, राणक कहलाने लगे, रौद्र कहलाने यानी कि राजपूत कहलाने लगे, वो लोग, उनको आदि नामों से पुकारे जाने लगा। कुछ ऐसे उस समय 16वीं सेंचुरी में ऐसा ऐसा टाइम आया, ऐसी अचानक से कंडीशन कुछ चेंज हुई या ऐसी मनोवृत्ति चेंज हुई, जिससे क्या हुआ कि लोगों की जो शक्ति थी वो बढ़ गई अचानक, और उनको फिर राजपूत के नाम से जाना जाने लगा। इन वर्गों की उत्पत्ति विभिन्न विभिन्न तरीकों से, ये जो सामंत निकल कर आए, जो राजपूत निकल के आए, जो ये एक विशिष्ट वर्ग के अंतर्गत आ गए, इन सारी चीज़ों में ना जो इनकी उत्पत्ति हुई है, ऐसा नहीं कि बाई बर्थ था, बस परिस्थिति के अनुसार ये ऐसे राजपूत कहलाने लगे। अब हमको यही समझना है कि ऐसा क्या हुआ, चलिए जानते हैं, देखते हैं क्या है। देखिए, कुछ और ऐसे पराजित राजा थे, मतलब बहुत सारे राजा थे, उस समय लड़ाइयाँ हुआ करती थी, बहुत सारे राजा हारते थे, जीतते थे, एक दूसरे के कब्जा करने की नीति शुरू से अंदर सबके थी। तो थोड़ा सा कमजोर था, उसको पूरी दुनिया दबाती, जाहिर सी बात है। तो वही बात यहाँ पर है कि कुछ ऐसे राजा थे जो पराजित थे, जो हार जाते थे, जो जीतते थे, सब अलग अलग। जो जीत गया वो उन पर कब्जा कर लिया, ले लिया। बहुत सारे लोग हार जाया करते थे या मतलब कि युद्ध छोड़ के भागते थे, तो जो युद्ध छोड़ के भागा वो अपना राजपाट सबको छोड़ के चला गया, फिर उस पर बहुत सारे लोगों का दबदबा बनता गया, बहुत सारे लोगों ने उस पर कब्जा करने की, क्योंकि कोई चीज़ अगर खाली पड़ी, कोई कहता है ना कि सरकारी प्रॉपर्टी, तो लोग उसमें कचरा फेंक देंगे, लोग उसमें कुछ कर देंगे, साफ साफ बोलते हैं कि तुम्हारे बाप का है क्या, सरकार की ज़मीन है, तो सरकार मतलब सारे सबकी ज़मीन हो गई। तो वैसे यहाँ पर क्या कि कोई राजा हार गया, तो उसके बाद क्या होता था जी, जिसने कब्जा वहाँ पे जो जीता है वो कब्जा पूरा कर, लेकिन कुछ कुछ एरिया छूट जाता था, कुछ कुछ जगह की नहीं जानकारी रहती थी कि ये भी उस राजा का है, तो वहाँ पे बहुत सारे और सामंत लोग और लोग वहाँ पे कब्जा करने का पूरा प्रयास करते थे कि अब मुझे यहाँ पर कब्जा करना है। जिनके समर्थन में समिति के क्षेत्र के कर के अधिकारी बने बैठे थे बहुत सारे। फिर क्या होता था कि जो लोग ऐसे कब्जा करने, ऐसा कब्जा किए तब आगे बढ़े, और जो लोग जीत जाते थे उन्हें बहुत सारे ऐसे, क्योंकि राजा को हर चीज़ की खबर नहीं रहती है, ठीक है। जो मंत्रिमंडल होते हैं, जो उनके मंत्रीगण होते हैं, अगर वो उनको धोखा देने का प्रयास करेंगे तो पूरा संगठन चलेगा ही नहीं। जैसे यहाँ पे अभी देख रहे हैं महाराष्ट्र की सरकार में हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे बात क्या हो रही है कि जो सीमित क्षेत्र के जैसे जो राजा जीता, फिर अब लोगों से वसूली होने लगी, कर होने लगा, जहाँ से कर लेते थे वहाँ के जो क्षेत्र थे, अब उसके ऊपर भी बहुत सारे अधिकारी बने बैठे थे, ठीक है, कि किनको कर वसूलना है, किनको क्या करना है, किनको क्या कहाँ राज्य संभालना है, क्या क्या चीज़ें थी।
कुछ वंशानुगत स्थानीय सरदार और बहुत ही बहादुर सैनिक थे, बहुत सारे लोग थे जो वंश परंपरा से ही जो राजा जीता हुआ था उनके यहाँ काम करते थे। ठीक है, राजा को कोई खबर नहीं है, लेकिन वो वंशानुगत परंपरा चलती आ रही कि मेरे दादा मर गए तो अब हम उनके पोता रहेगा, पोता के नाती, नाती का पोता, यही सब होता रहता था। तो राजा को कोई खबर नहीं होती थी। लेकिन ये सारे लोग जब यही लोग, इसमें से कोई राजपूत निकल गए, कोई ये, क्योंकि ये धीरे धीरे जो चीज़ की जानकारी राजा को नहीं, सारी चीज़ की जानकारी राजा को नहीं दी जाती थी। ठीक है, जो छोटे छोटे राजा इतना मैटर भी नहीं करे क्योंकि वो राजा थे, हर चीज़ वो नहीं आता है, वो मंत्री को ही भेजते थे। तो ऐसे लोग जो अधिकारी पद पर रखे गए थे वो धीरे धीरे करके कब्जा करने लगा, और यही लोग ही राजपूत, सामंत, तो यही सब लोग आगे चलकर इनका नाम हुआ, यही लोग कहलाए हैं। ठीक है, जिन्होंने हथियारबंद समर्थकों की सहायता से अधिकार क्षेत्र स्थापित करे, ये धीरे धीरे करके जिस चीज़ की जानकारी राजा को नहीं थी, या जो छोटे लोग थे, कमजोर लोग थे, ये उन पर कब्जा करने लगे, उनकी बुरी जायदाद को हड़पने लगे, और धीरे धीरे करके ये राजपूत के नाम से कुछ ज़्यादा ही, कभी कभी ऐसा देखने को मिला है कि कुछ मंत्रिमंडल के लोग या कुछ अधिकारी ऐसे थे, ऐसे बलशाली हो गए कि इनके पास राजा से भी ज़्यादा संपत्ति हो गई। फिर इन्होंने क्या किया, राजा के ऊपर हमला कर दिया और उनका भी ज़्यादा राजपाट छीन लिया। ठीक है, राजा की ऐसी नीति नहीं थी, जो उनके मंत्रिमंडल के कार्यकर्ता थे उनमें ऐसी देखने को मिला करती थी। इन लोगों की हैसियत भी अलग अलग थी, अलग अलग लोग हैं वो अपने अलग अलग तरीके से हर जगह कब्जा कर रहे थे, इसलिए उनकी जो हैसियत थी वो भी अलग अलग स्तर पर अलग अलग हुआ करती थी। इनमें से कुछ लोग जो है ग्राम के प्रमुख थे, कुछ लोग ऐसे थे जो गाँव के जैसे प्रधान होते हैं, और बहुत सारे लोग होते हैं उसमें लेखपाल होते हैं, कानूनगो होते हैं। ऐसे उस समय भी लेखा जोखा करने वाले जो लोग थे वो अपना जानते थे कि कहाँ किसकी कितनी जायदाद है, कितने बॉर्डर में किसका कितना है, तो वो उतना ही उनसे पैसा लेते थे, या जो कर्ज लेते थे उनसे वो नहीं दे पाए तो उनकी ज़मीन को कब्जा करके अपने नाम लिखवा लेते थे। बहुत सारी चीज़ें ऐसे वो लोग किया करे, बल्कि इसकी जानकारी राजा को नहीं हुआ करती थी। ठीक है, कुछ अधिकार ऐसे थे जो ग्रामों पर थे, गांव के ऊपर पूरा कब्जा थे, कुछ ऐसे थे जो सारे क्षेत्र पर अपना प्रभुत्व बनाए थे, कुछ लोग उनसे भी सुपीरियर थे, वो और दलाली का काम करते थे। तो क्या हुआ, कब्जा हो रहा है, राजा को कोई बात नहीं पता, लेकिन छोटे लोगों को, गरीब वर्ग के लोगों को जो है उनको पैसा दिया जा रहा है, उनके पास जीविका के साधन नहीं है, तो उनको आप जो है बताओगे कि मैं ये इनकी ज़मीन पर आप उनसे काम करवाओगे, या अपनी ज़मीन पर काम करने के लिए आपसे गेहूँ, खाद पानी डालने के लिए पैसे लेंगे, और फिर बाद में क्या होगा, नहीं चुका पाएंगे, आप उनके यहाँ जाकर कब्जा कर लोगे। तो ऐसे क्या हुआ, ये लोग बड़े होते गए, इनके पास ये सारी चीज़ें, शक्ति बढ़ती गई। ठीक है, अब आगे चलते हैं, कुछ और चीज़ देखते हैं। ये अपने अधिकार क्षेत्र को बढ़ाने के लिए आपस में ही लगातार संघर्ष करते, मतलब ये 1 2 3 लोग ऐसे जो अधिकारी मंत्रिमंडल दलाली करते थे, इनके पास सबको उनको पता है कि ये भी कम, वो उनकी पोल नहीं खोलेंगे, वो उनकी पोल नहीं खोलेंगे। ठीक है, क्योंकि वो भी जो चोर चोर मौसेरे भाई होते हैं, तो दोनों एक दूसरे की बात को बताते नहीं थे, लेकिन आपस में जलन रखते थे कि उनका ना बढ़ने पाए, उनका ना होने पाए, दूसरे की चापलूसी करते थे, एक दूसरे पर निगरानी रखवाते थे, और आपस में संघर्ष में एकदम लगे रहते थे। ठीक है, तो ऐसे क्या हुआ कि इनकी शक्ति जो है बढ़ती गई, धीरे धीरे करके इनके पास बहुत ज़्यादा क्षमता में क्षेत्र, ये सारे का विस्तार हो गया, प्रभुत्व इनका कायम हो गया। ऐसे लगान वाले भी बहुत सारे क्षेत्र जो अधिकारी थे वो समर्थक को दे देते, मतलब क्या था कि बहुत सारे लोग भी जो लगान कर वसूल करते थे वो भी इनका सपोर्ट कर देते थे, वो भी इनके साथ मिल जाया करते थे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है कि जो बेचारे जो है कर्ज लेते थे वो अस्थायी थे, उनका कोई परमानेंट नहीं था, उनकी फिर वो ज़मीन उसके बदले पैसा देते थे, ज़मीन का कागज़ रख लेते थे, कोई परमानेंट था नहीं, अपनी मर्जी चलती नहीं थी, वो जब मर्जी हुई उनको दे दी, जब मर्जी उनको उनकी ज़मीन हड़प ली, किसी और को दे दिए, उनको दबाए, उनको मारे पीटे, यही सब वो लोग किया करते थे। लेकिन बड़े विद्रोह, जो बहुत बड़े बड़े विद्रोह हुए हैं, विश्वघात के मामलों को छोड़कर राजा द्वारा ज़मीन शायद ही वापस कभी लिया दी, लेकिन राजा जो था वो प्रजा की पालन करने के लिए था। राजा में ये चीज़ नहीं थी कि राजा इस काम नहीं करता, ना ही राजा को पता था, वो बस एक नियम बनाया गया था ये चीज़ें होंगी, लेकिन राजा ना कभी, बस एक होता है कि वार्निंग दी जाती है, ये लोग वार्निंग भी नहीं देते थे, ये लोग जाके कब्जा कर लेते थे, उनके कागज़ तो अपने पास पहले से रख लेते थे, और राजा बहुत मतलब मदद करने का पूरा प्रयास बहुत कभी होता था कि राजा जाके उन चीज़ों को, उनकी ज़मीन को वापस ले लिया करता। ऐसा राजा की कोई विचारधारा नहीं थी। ठीक है, समसामयिक विचारधारा के राजा हुआ करते थे। नरेश की भूमि, जो नरेश की भूमि पे वो मतलब नरेश की भूमि पे बैठे हैं, राजा हैं, महापति हैं, तो उनको इस बात का ध्यान रखना है कि हमको क्या करना है, कैसे जनता को लेकर चलना है। ठीक है, सारा जगह कब्जा करके ही सारा विकास नहीं हो सकता है। तो ये सारे राजा के रोल थे, लेकिन जो उसमें मंत्रिमंडल के लोग थे, जो और कर्मचारी थे, वो विश्वासघात करते थे। वही लोग बाद में ये इससे जो है बड़े बड़े रईसजादे बने, बहुत बड़े बड़े सरदार और सामंत निकल कर आए, इन्होंने जो है लोगों का, गरीबों का नुकसान किया, गरीबों को कब्जा करके अपना प्रभुत्व को कायम कर लिया। ठीक है, तब जाके ये और मामले देखने को मिले। अब समझते हैं सामंतवादी व्यवस्था क्या है। प्रश्न आपको सामंतवादी व्यवस्था से आएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। आता है प्रश्न, आपसे चाहे एक ही प्रश्न पूछेगा, लेकिन पूछेगा जरूर। ठीक, चलिए। इस काल के राज्यों में
कई ऐसे क्षेत्र थे शामिल थे इस एक जो काल चल रहा था, उसमें बहुत सारे ऐसे ऐसे क्षेत्र उसमें जुड़े हुए थे जिन पर पराजित या अधीन राजाओं का प्रभुत्व था। ठीक है, जो पराजित राजा थे, जो राजा का अधीन राजा थे, उनका प्रभुत्व, क्योंकि होता है ना कि जैसे एक बड़ा राजा है तो छोटी छोटी रियासत जो होती थी वो उनके अंडर में आते थे, उनसे वो अपनी स्वतंत्रता के साथ वहाँ पे राज तो करते थे, लेकिन जो है उनके खिलाफ नहीं जा सकते थे। ठीक है, क्योंकि उनको पता था कि वो उनसे विशाल में शक्तिशाली, उनके पास सैनिक ज़्यादा, हमको 1 घंटे में मार के गिराएंगे। तो बहुत सारे पराजित राजा थे, जो छोटे राजा थे, अधिक बलशाली नहीं थे, उन सबका प्रभुत्व जो था वे अपनी स्वाधीनता की घोषणा करने की ताकत में लगे। वो मतलब वो ऐसा जो लोग जैसे होता है ना कि कमज़ोर हैं थोड़ा सा, ना सामने से बोल पाते हैं और ना ही सामने से लड़ पाते, तो वो कैसा मौके का नजाकत का इस्तेमाल, मतलब ध्यान रखे रहते हैं कि हमको कब लोहा गर्म हो, कब हमको हथौड़ा मारना होगा। तो इन्हीं सब चीज़ों को वो अपना ताक में बैठे रहते थे कि हम कब अपने प्रभुत्व को बताएं कि अब हम स्वतंत्र हो गए, आपके अकॉर्डिंग नहीं चलेंगे। जिसके इसके अलावा क्या था, राज्य के कई ऐसे अधिकारी थे जो अधीन भूमि को पुश्तैनी जायदाद माने। अब उसी में क्या था, बहुत सारे ऐसे जो छोटे छोटे राजा थे, जो छोटे छोटे रियासत थी, वो लोग क्या कहते, जो जायदाद होती थी उनको अपनी पुश्तैनी जमीन माने। अगर उनको काम करने के लिए दिया गया है तो अगर उस पर काम वो धीरे धीरे काम कर रहे हैं तो वो उनकी जायदाद हो जाती थी, वो उसको अपना मान रहे। कालांतर इन अधिकारियों के पद का भी वंशानुगत, अब ये भी अपने वंशानुगत, जैसे राजा का होता था कि पुत्र बैठेगा फिर उसके बाद उनका पुत्र, वैसे ये अधिकारी भी करने लगे थे। अब बंगाल के ऐसे ही एक परिवार के 4 पुस्तों के सदस्य जो है महामंत्री बने हुए थे। तो ये सारी चीजें सामंतवादी काल की व्यवस्था के समय चलती थी, ऐसा देखने को मिलता था। इसी प्रकार सरकार के कई ऐसे पद कुछ भी अधिकारियों के थे जो सुरक्षित हो गए। कुछ लोग जो थे, अब वो जब एक बार उस अधिकार के पद पर बैठ गए हैं तो उनको कोई दिक्कत नहीं थी, उनके जितने नाती पोते, जितने वंश की पीढ़ियां आएंगी वो वहीं पर जाकर बैठ जाएंगी, ये अपने धारणा में बनाकर बैठ लिए थे। इस वंशानुगत अधिकारियों ने धीरे धीरे प्रशासन के कई कार्य को अपने हाथ में ले लिया था। अब जब दादा पर दादा आ रहा है बार बार, सबको पता है कि कहाँ पे हमने कहाँ पे क्या किया है, कहाँ पे, तो सबका कब्जा जब बनता जाएगा उनको सारी बातें पता रहेगी, अधिकार। अब जब लोग चेंज होते हैं तो उनकी उनकी पोल खोलते हैं, वो उनकी, लेकिन जब दादा बाप, कोई अपना बाप बेटे के खिलाफ नहीं जाता, ना ही बेटा बाप के खिलाफ जाता, तो दादा पर दादा की संस्थाएं चली आ रही है, बेटा बाप हो रहा है, तो क्या होता था, जो वो किया है वही वो भी करते थे। धीरे धीरे प्रशासन के कार्य को अपने हाथ में ले लिया, न ही केवल लगान देता था, लगान ही नहीं लेते थे, जो सोच लगान पे ही, जो मतलब अगर उनको लगान कर वसूल करने के अधिकारी बनाया गया है तो वो लगान के साथ पूरी जायदाद को ही अपने नाम कर लिया करते थे। ठीक है, कब्जा दबदबा बना के, डर बना के, लेकिन उन्होंने अधिक से अधिक प्रशासनिक अधिकारियों को भी अपने हाथों में ले लिया और न्यायाधीश भी बन बैठे। लेकिन बाद में फिर क्या हुआ कि जो ऐसे छोटे लोग थे, जो छोटी रियासत थी, जो छोटे मंत्रिमंडल के लोग थे, ये बाद में इतना ज़्यादा प्रभुत्व हो गया कि राजा को भी हटा दिए, क्योंकि राजा के पास फिर इतनी शक्ति नहीं बन गई, इन्होंने अपना पूरा कब्जा कर लिया। और बाद में फिर जो क्या हुआ कि राजा अपने विशेष अधिकारों के रूप में दिएगा, फिर अपने आप को राजा बना के अपना विशेष अधिकार लेकर सामने बैठ गए। ऐसा ये लोग किया करते थे। ठीक है, जो बहुत सारे लोग ऐसे हैं ना कि बहुत सारे राजा ऐसे ही धोखा खाए हुए हैं। ठीक है, जिस थाली में खाते उसी में छेद करते हैं। ये अपने क्षेत्र में पाए गए जो खनिज थे उन पे अधिकार कर लिए, दावा करते थे कि ये सब चीज़ें मेरी है, राजा का अधिकार होना चाहिए था इस पे। उन्होंने अपनी भूमि के राजा की अनुमति के बिना समर्थकों के बीच में बांट दिया था। वो राजा से कुछ पूछते ही नहीं थे, जहाँ मर्जी है वहाँ पर कब्जा कर ले, जिसको मर्जी है उनको काम करने के लिए दे दिए, जिसको मर्जी है उनको हटा दिए। ये सारा काम वो किया गया। इसी प्रकार से ऐसे लोगों की संख्या बढ़ती गई, जमीन में बिना काम किए वो से कमाते थे, आते थे, वो काम करते थे, क्योंकि जीविका चलाने के लिए तो सभी को पैसा चाहिए। वो आते थे, बस नौकर की तरह काम करते थे, 2-4 जो पैसे मिलते थे उनको 100-200 जो भी मिलता रहा होगा उस समय, वो मिलता था, उसी में अपना भरण पोषण करते थे और दिन भर नौकर को तरह लात जूता भी उनके साथ खाते थे। यही तो होता था छोटे लोगों के साथ उस समय। यही जो लोग कब्जा कर लिए वहाँ छोटे लोगों को कभी खड़े ही नहीं होने देते हैं, तो वही चीज़ें थी। तो ऐसे समाज की जो व्यवस्था चलती थी उसको हम सामंतवादी व्यवस्था कहते हैं। क्या कहते हैं? सामंतवादी। इस बात को ध्यान रखिएगा, मैंने चीज़ें आपको जो भी एक ही प्रश्न आएगा इससे और कुछ नहीं आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बताया गया है? सामंतवादी राज समाज की प्रमुख विशेषता यह है कि इससे लोग अधिक शक्तिशाली हो गए और जमीन पर बिना काम किए उस पर अधिकार रखते, मतलब काम भी नहीं किए, उनकी जमीन भी नहीं थी, लेकिन थोड़ा सा पैसा क्या देके उनका पूरा वो कर लिए। लगान पिक्चर आपने देखी है? लगान पिक्चर के बारे में आप देखिए। लगान पिक्चर शायद ऐसे मुझे शायद ध्यान नहीं, से बहुत सारे सीरियल्स भी हैं, ऐसे बहुत सारे मूवीज़ भी हैं ना कि छोटे गरीब लोगों को उनको पैसे की तरह बेटी की शादी करनी है, उन्हें कुछ और करना है, बीमार आ जा रहे तो ऐसे वो कर लिया करते थे, ज़मीन लेते थे, उनका कागज़ रखते थे और कब्जा कर लेते थे। तो यही होती है सामंतवादी व्यवस्था। ठीक है, कब्जा कर लो। ठीक है, तो मैंने आपको बहुत बेसिक तरीके से बता दिया। अगर प्रश्न आता है तो आपको 1-2 लाइन, 3 लाइन या एक पैराग्राफ में 5-6 लाइन लिख दीजिएगा, और से ज़्यादा नहीं। समझ में आया है?
अपने तरीके से इसको आप बनाकर लिख लीजिएगा, ऐसा मैं उम्मीद कर सकती हूँ। चलिए, ये तो आपकी स्टार्टिंग थी, तो मैंने आपको बताया एक ही प्रश्न इसमें राइज होगा, ये मेरी बात को गांठ बांध लीजिएगा। एक बात और कहना चाहूँगी, चैप्टर 2 लगभग देखती है और चैप्टर 3, ये दोनों चैप्टर ऐसे सिर्फ अगर ज़्यादा मात्रा में जो हिस्ट्री का पोर्शन दिया गया है, ठीक है, तो उसमें से आप देखेंगे ना, तो आपको जो पहला चैप्टर मैंने आपको ये चंद्रगुप्त मौर्य वाला बताया, सारा प्रश्न आपका इसी से आएगा, मेरी गारंटी है। दूसरा चैप्टर और तीसरे चैप्टर से मान के चल लीजिएगा कि 2 क्वेश्चन पहले वाले दूसरे से, 2 क्वेश्चन तीसरे से, 2 से 4 क्वेश्चन मैक्सिमम पूछ सकता है, 40 क्वेश्चन आएगा। नहीं तो दूसरे चैप्टर से और तीसरे चैप्टर से ऊपर ऊपर की चीज़ें होती है कि नाम क्या है, राजा कौन था, राजधानी क्या थी, यही पूछेगा बहुत ब्रीफ में। जितना फर्स्ट चैप्टर में पूछता है उतना सेकेंड में और थर्ड में नहीं पूछेगा। इस बात को ध्यान रखिएगा, इस बात को बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा, ठीक है, क्लियर है। चलिए अब यहाँ पे पढ़ते हैं राजपूत की उत्पत्ति। ये एक नया टॉपिक है, ध्यान से देखिएगा क्या क्या चीज़ें इसके अंतर्गत है, वही चीज़ें बताऊंगी जो क्वेश्चन अराइज होता है। राजपूतों की उत्पत्ति से कुछ चीज़ें हैं, इनकी उत्पत्ति कैसे हुई ये देखते हैं। राजपूत शब्द की सर्वप्रथम जो उत्पत्ति हुई 6वीं शताब्दी में देखने को मिली हुई है। यहाँ पर दिया गया है कि राजपूतों ने 6वीं शताब्दी से लेके 12वीं शताब्दी, 6 से लेके 12 शताब्दी तक इन्होंने पूरा अपना शासन देखा है, राजपाट चलाया है, तमाम चीज़ें इनके बारे में है, ठीक है। तो आपको इनका क्या याद रखना है, इनकी जो सेंचुरी है वो याद रखना है। चलिए अब हम इन राजपूतों के बारे में अगर आपसे प्रश्न आता है तो आपसे आएगा कि प्रमुख राजवंशों का नाम वगैरह बताने को आएगा। तो यहाँ पे कुछ प्राचीन भारत के जो प्रमुख राजवंश थे उनके बारे में जानते हैं, ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। बस ऊपर से चीज़ें आपको देखनी है कि क्या राजवंश था, कहाँ पे किसने स्थापना की है और राजधानी क्या थी, बहुत विशेष चीज़ें हैं। या कुछ शासक के नाम मैंने आपको उसमें बताना है, ठीक है। पहला है गुज्जर प्रतिहार राजवंश, इनके बारे में है, नाम ध्यान रखिए, क्या नाम है इनका, गुज्जर प्रतिहार राजवंश, ठीक है। फिर दूसरा है पाल राजवंश, तीसरा है चंदेल राजवंश, चौथा है परमार राजवंश, फिर पांचवा है गढ़वाल फिर यहाँ पे है चालुका वंश, या इनको सोलंकी वंश भी कहा जाता है। ये गुजरात के चालुका के बारे में, ठीक है। अभी मैं एक टॉपिक और आपको बड़ा पढ़ाऊंगी 2-3 दिन में, तो आप उसमें देखेंगे चालुका की बात फिर आएगी, इसीलिए यहाँ पे जो बात की जा रही है ये चालुका गुजरात के चालुका के बारे में है, ठीक है। और सोलंकी वंश भी इन्हीं को कहा जाता है। तो यहाँ पे मैंने आपको टोटल 6 बताए हैं, ध्यान रखिएगा। 6 राजवंश बहुत इंपॉर्टेंट है, नाम याद रखिएगा, नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, नाम को कोई भी गलत नहीं करेगा, ठीक है। चलिए अब इनके बारे में जानते हैं क्या चीज़ें। सबसे पहले है गुज्जर प्रतिहार वंश। देखिए ये देख रहे हैं, ये कुछ इस टाइप के थे, इनका देखने का कुछ ऐसा था, देखिए कैसे हैं, थोड़ा सा ये लोग राजपूत टाइप के हैं, देखिए। चलिए जो ठाकुर होते हैं वही ये है। चलिए इनके बारे में क्या बातें हैं यहाँ पे। गुज्जर प्रतिहार राजवंश के शासकों ने मध्य उत्तर भारत, कहाँ पे, एरिया ध्यान रखिएगा, इसे हाईलाइट किया हुआ एरिया ताकि कोई गलत ना करे, कहाँ पे, मध्य उत्तर भारत के बड़े हिस्से में 8वीं शताब्दी से लेकर 11वीं शताब्दी के बीच में शासन किया था। राजपूत की उत्पत्ति अलग थी, यहाँ पे जो गुज्जर प्रतिहार के बारे में बात की जा रही है, इनका एरिया कहाँ था, मध्य उत्तर भारत में था। और कब से कब तक किया था, 8 से 11वां सेंचुरी तक किया था। यही बात आपको ध्यान रखनी है, 2 चीज़ें प्रश्न पूछ लेगा तो आपको बताना होगा, ठीक है। तो ये इनका जो है ये मध्य उत्तर भारत के बड़े से हिस्से में अपना शासन किए थे, वो भी 8 से लेकर 11 सदी तक। अब इनके बारे में क्या बातें हैं ये देखते हैं। इस राजवंश के जो संस्थापक है उनका नाम है प्रथम नागभट्ट। ये ध्यान रखिएगा, वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि गुज्जर प्रतिहार राजवंश की स्थापना की संस्थापक कौन है, तो आप बताएंगे प्रथम नागभट्ट। ये प्रथम नागभट्ट नहीं भूलिएगा, सिर्फ नागभट्ट अगर ऑप्शन में दिए तो भले टिक कर दिया, अगर आप लिख रहे हैं तभी आप प्रथम लिखेंगे, और नागभट्ट, प्रथम नागभट्ट, द्वितीय नागभट्ट, तो प्रथम आप टिक मारेंगे। इस बात को ध्यान रखिएगा, इसीलिए मैंने अलग कलर से हाईलाइट किया हुआ है। प्रथम नागभट्ट को माना जाता है जिनके वंशजों ने पहले उज्जैन के बाद कन्नौज को राजधानी, पहले उज्जैन को अपनी राजधानी बनाए थे, लेकिन बाद में जो है कन्नौज को अपनी राजधानी बना लिए हुए थे। जिनके वंशजों ने पहले उज्जैन के बाद फिर कन्नौज को, पहले इनके जो वंशज थे वो उज्जैन के बाद कन्नौज को अपनी राजधानी बना लिए थे। तो आपको यहाँ पर क्या ध्यान रखना है कि संस्थापक कौन है और राजधानी का नाम, ये बात ध्यान रखिएगा। और इनका जो टाइम पीरियड था वो ध्यान रखिएगा, इनका जो एरिया था वो ध्यान रखिए। 4 चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, हर राजवंश से कोई नहीं भूलेगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। नागभट्ट के द्वारा 750 ईस्वी में साम्राज्य की स्थापना से पूर्व भी गुज्जर प्रतिहार द्वारा ये मंडोर में, मारवाड़ में, इन इलाकों में सामंत हुआ। देखिए सामंत की तरह ये भी थे, दिख रहा है, जो सामंत की बात आई कब्जा करना, ये छोटे राजा थे, बाद में जाके इतने विख्यात हो गए, कब्जा करते हुए बढ़ते गए, शक्ति बढ़ गई होगी, और ये गुज्जर प्रतिहार राजवंश के नाम से इनका राजवंश चल गया। ये 6 से लेकर 9वीं शताब्दी के बीच में शासन किए थे, किंतु इनके संगठित साम्राज्य के रूप में स्थापित करने का जो श्रेय कहा जा रहा है वो नागभट्ट को कहा जा रहा है। यही बात आपको ध्यान रखनी है। तो मैंने आपको यहाँ पे क्या क्या बताया, वो क्या ध्यान रखना है,
इनका जो एरिया था, एक बात वो ध्यान रखनी है, मध्य एशिया वाली। दूसरा इनका जो टाइम पीरियड था वो ध्यान रखना। तीसरा इनका किसने स्थापना की थी वो ध्यान रखना। और जो इनकी राजधानी, वो 4 चीज़ें आपको सभी राजवंशों से याद रखनी है। इसी से प्रश्न बनेगा, इसी से ऑब्जेक्टिव बनेगा, इसी से आपका अति लघु उत्तरीय आएगा। ठीक है, गॉट इट। चलिए आगे चलते हैं, फिर देखते हैं क्या है पाल राजवंश। पाल राजवंश के बारे में क्या चीज़ें हैं ये भी समझते हैं। ठीक है, ये दूसरा राजवंश मध्यकालीन भारतीय इतिहास की पृष्ठभूमि में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक, कौन? पाल राजवंश। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बात है, पाल वंश के संस्थापक भारत के पूर्वी हिस्से पे, किस हिस्से पे? पूर्वी हिस्से पे। ये ध्यान रखिएगा, उत्तर पश्चिम, पूरब पश्चिम, दक्षिण सब याद रखिएगा। तो इनका हिस्सा कितना था? इनका हिस्सा पूर्वी हिस्सा था। कहाँ पे शासन किए थे? पूर्वी हिस्से पे शासन करते थे, तो यानी कि बंगाल और बिहार के सेक्शन की तरफ। ठीक है, अन्य समीपवर्ती जो क्षेत्र थे मिलाकर एक बड़ा साम्राज्य स्थापित करने की सफलता प्राप्त की। पाल राजवंश का जो ये इनका शासन कहाँ था, किस हिस्से में था? तो भारत के पूर्वी हिस्से में था, यानी कि बंगाल और बिहार की तरफ था। और बंगाल के बिहार की तरफ जो छोटी छोटी रियासत थी, जो समीपवर्ती क्षेत्र उनके आसपास बगल निकट थे, वो सबको मिलाकर एक बड़े साम्राज्य की पाल राजवंश के नाम से स्थापना हो गई थी। ठीक है, आगे चलते हैं, इनके बारे में कुछ और चीज। गोपाल ने 750 ईस्वी में एक नए राजवंश की स्थापना की थी। पाल राजवंश की स्थापना किसने की थी? तो गोपाल ने की थी। नाम क्या था? गोपाल था। संस्थापक कौन है? गोपाल। ध्यान रखिएगा, कब की थी? 750 ईस्वी में की थी, जो कि एक भारतीय इतिहास में पाल वंश के रूप में बहुत ज़्यादा ही विख्यात हुआ था आगे चलकर। यह एक क्षत्रिय राजवंश था जिसने बंगाल में लगभग 400 वर्षों तक, 400 साल तक ये उस पर शासन किए। यहाँ तक मैंने आपको पाल राजवंश के बारे में सारी बातें बता दी कि किसने संस्थापना की थी, कहाँ था, कहाँ राज पे इन्होंने कब्जा किया था, कितने 400 वर्षों तक इन्होंने शासन किया है। इस बात को सभी लोग ध्यान रखेंगे। अब इनके बारे में यहाँ पे थोड़ा धर्मपाल के बारे में बताया। धर्मपाल जो थे ये इसके दूसरे शासक थे। जैसे पीढ़ी चल रही है ना हर राजवंश में, वैसे फिर पहले गोपाल ने इसकी संस्थापना कर दी थी, उसके बाद धर्मपाल इनके बेटे थे। तो इन्होंने 770 ईस्वी से लेकर 810 ईस्वी तक पूरा राज्य किया था। पाल राजवंश को इन्होंने चलाया था। तो इस तरह कई हैं, मैंने आपको एक यहाँ पर बताए हैं। धर्मपाल, लास्ट में शायद देवपाल या इंद्रपाल, इनके 2 शासक और थे जिन्होंने पाल राजवंश को आगे चलाया था। ज़्यादा इनका राजवंश नहीं चल पाया था। बहुत ज़्यादा का मतलब क्या है कि जैसे 10 पीढ़ियाँ आ जाएँ तो वो ज़्यादा हैं, 2-3 हैं तो मैक्सिमम नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे गोपाल के बाद उसका जो उत्तराधिकारी उनका पुत्र था वो धर्मपाल बना है। फिर उन्होंने उस पर गद्दी पे बैठा के पूरा राजवंश उनको चलाया। तो ये आप देख सकते हैं मैप में, आपको मैं दिखा दूँ, कभी कभी हो सकता है पूछ ले प्रश्न आपको। तो ये एरिया उन्होंने पूरा अपने कैप्चर में किया हुआ था, इस पे पूरा वो राज अपना चलाए थे। ठीक है, 400 साल तक वो राज किए थे। कौन स्थापना किया था, राजधानी क्या थी, कहाँ ये फैले थे, इस बात को सभी को ध्यान रखना है। यही से प्रश्न बनेगा हर राजवंश से, आपको यही प्रश्न आजकल, मतलब सबसे ज़्यादा जो है स्थापना किसने की है, संस्थापक कौन है, वो प्रश्न इसमें बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। ठीक है, क्लियर है। अब यहाँ पे मैं आपको 3 क्वेश्चन दिखाना चाहूँगी कैसे प्रश्न बनता है। राजपूतों की उत्पत्ति के संबंध में आपको वर्णन बताना है कि इनकी उत्पत्ति से रिलेटेड क्या बात आप जानते हैं। ठीक है, प्रमुख 4 राजवंश का आपको नाम बताना है। 4 राजवंश के बारे में 2-2, 3-3 लाइन आपको लिखनी है। उनका नाम बता दीजिएगा, संस्थापक बता दीजिएगा, उनके पुत्र वगैरह या शासक के बारे में, या उनका विस्तार क्या है, कितनी सदी तक चलाए हैं वो बता दीजिएगा। सामंतवाद से आप क्या समझते हैं अपने शब्दों में लिखना है, तो 2 से 3 मैक्सिमम लाइन आपको लिखनी होगी। इसी तरह के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। आज की क्लास हम यहीं तक कंडक्ट करते हैं। होपफुली क्लास इंटरेस्टिंग होगी, समझ में आया होगा जो भी चीज़ें आपको दी थी। आज जैसे हम यहाँ पर ये गुज्जर और पाल वंश को पढ़ लिए है ना, तो अब चंदेल को, परमार को, गढ़वाल को, चालुका को एक में ही कर लेंगे। फिर उसके बाद इसमें जो है इनकी व्यवस्था है, इनकी शासन व्यवस्था कैसी, उनके बारे में जानेंगे। अभी ये टॉपिक बनेगा लंबा है क्योंकि सिलेबस में दिया गया है। जो जो ऊपर की चीज़ें हैं वही हम मोटा मोटा हाईलाइट करते हुए पढ़ेंगे ताकि आपको दिमाग में चीज़ें सेट रहे। ठीक है, होपफुली क्लास इंटरेस्टिंग होगी, समझ में आया होगा। अगर अच्छा लगा है, हेल्पफुल है, नोट्स क्लियर हैं, तो आपको एक लाइक, एक शेयर, कमेंट करना होगा। हम कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर एंड कीप वॉचिंग।